नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021-22 दोस्तों विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और जल्दी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसको लेकर आज से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो रहेगा हमारा महिला एवं बाल अपराध। पेपर में आपके 10% महिला और बाल अपराध से आएंगे मित्रों, तो बहुत ही बड़ा पोर्शन रहता है। और मित्रों आपके सामने में 12 से लेकर 13 क्लासें लेकर आऊंगा जिसमें महिला एवं बाल अपराध कंटस्ट करा दूंगा और 10 में से आपके 9% सही करवाने की गारंटी भी लूंगा दोस्तों। साथ में ये तो रहेगी हमारी थ्योरी और साथ में आपको 500% इंपॉर्टेंट 500% भी आपके सामने रखूंगा जिससे आपका पर्सन किसी भी प्रकार से गलत ना हो। बस इतना कहना चाहता हूं, जो भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अपने मित्रों के पास भी शेयर करें जो क्या कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्लासें मिलेगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसे आप अपने नोट्स भी इनसे बना सकते हैं। मित्रों बात करते हैं आज की क्लास की। अगर हम तो आज की क्लास हमारी रहेगी महिला एवं बाल अपराध की क्लास नंबर 1, जिसमें हम दो टॉपिक है, एक तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध और दूसरा है बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध। तो मित्रों यहां पर जो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध। इसके अंदर आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 और 2018 के बारे में। दोस्तों आराम से हर एक चीज को आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा जिससे आप आसानी से अपनी तैयारी कर सके। समय है अभी आपके पास, आसानी से देखें। और इसी प्रकार यह नहीं है कि आपके पास यहां पर कुछ लगेगा, कुछ नहीं लगने वाला है। बस आप तैयारी करते जाओ और इतना विश्वास बना के रखना कि आप अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ने का काम जरूर करना। तो चलते हैं आज की क्लास में, शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास है हमारी राजस्थान पुलिस की भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के बारे में आज इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। दो धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं कौन से केस पर लगती है उनके बारे में देखना जरूरी है, क्योंकि धाराओं से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिल सकते हैं। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 देखिए मित्रों, नॉर्मल जानकारी भी देखिए और फिर एक एक धारा को हम समझेंगे। भारतीय दंड संहिता एक व्यापक कानून है। इसमें अपराध से संबंधित नियमों को परिभाषित और संकलित किया गया है। यह एक व्यापक कानून है दोस्तों, जिसमें अपराध से संबंधित जो नियम है उनको परिभाषित किया गया, संकलित किया गया है और कौन सी धाराएं उनके साथ लगेगी और कितनी सजा होगी उनके बारे में इसमें बताया गया है। यह भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलू को शामिल करता है। यह भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताता है एवं उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जो चीज मैंने बताई कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध के बारे में यह कानून बताता है कि यह आपने अपराध किया तो आप पे यह धारा लगेगी और यह धारा लगेगी तो आपको क्या जुर्माना लगेगा, क्या आपको कारावास होगा, कितनी आपको बड़ी सजा होगी। यह सब कुछ भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर मिलती है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है। यह नहीं है कि यह सिर्फ राजस्थान में लागू है, पूरे भारत में यह लागू है। इसे अक्टूबर 1860 में अधिनियमित किया गया था। 1860 में अधिनियमित किया गया था, 1960 में नहीं। यह भी याद रखना, सीधा क्वेश्चन बन गया ना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू किया गया? अक्टूबर 1860 में। लेकिन 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। अधिनियमित तो कब हुआ है? अक्टूबर 1860 को लागू कब हुआ है? 1 जनवरी 1862 को। इसमें कुल है आपके 23 अध्याय व 511 धाराएं हैं। इसमें सभी प्रकार की धाराएं, सभी प्रकार के अपराधों के बारे में दिया गया। लेकिन हमारे टॉपिक में क्या है? महिला और बाल अपराध। तो हम यहां पर सबसे पहले आज जो देखेंगे, अभी हम महिला अपराधों के बारे में देख रहे हैं, तो महिला अपराध से संबंधित जो धाराएं हैं उनके बारे में देखेंगे। और जो हम बाल अपराध पढ़ेंगे तो वहां पर हम बाल अपराध से संबंधित धाराएं वो ही देखेंगे, बाकी धाराएं हमारे कोर्स में नहीं है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आगे, महिलाओं से संबंधित भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं।
महिलाओं से संबंधित अपराधों को रोकने, उनसे निपटने तथा उन अपराधों से महिलाओं के संरक्षण के लिए भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं का प्रावधान है। एक धाराओं को हम पढ़ेंगे, क्लास लंबी होगी। मित्रों, विश्वास बनाए रखना, आप बहुत जगह घूमोगे, बहुत कोचिंग लोगे। मैं यहाँ पे आपको इस क्लास के माध्यम से बोल रहा हूँ, राजस्थान पुलिस का लगभग ये मानकर चलो 99% कोर्स यहाँ पे मैं इसी प्रकार करवाऊंगा दोस्तों। इसके बाद जैसे ही हमारी ये क्लास हो जाएगी, कंप्यूटर की क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। साइंस की क्लास लेकर आएंगे, साइंस, कंप्यूटर, इनके क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन। करंट की राजस्थान करंट के तो हमारे चल ही रहे, वो देखते हैं दोस्तों। धारा 166A किसके बारे में है? लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करे। समझिए ये चीज क्या है, यहां पर समझिए दोस्तों। जो कोई लोक सेवक होते हुए सीआरपीसी की धारा 154A के तहत आईपीसी की धारा 326A, 326B, 354, 354B, 370, 370A, 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E, 509 के अपराधों के संबंध में दी गई सूचना को अभिलिखित एफआईआर दर्ज करने में विफल रहता है, वह न्यूनतम 6 माह से लेकर 2 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब मित्रों यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, सर आपने इतनी धाराएं बता दी, इन धाराओं के बारे में बताओ। तो मित्रों ये सभी धाराएं महिला अपराध से संबंधित है। एक धाराएं हमारे सामने आ जाएगी बागी, जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो सभी धाराएं। इस जो धारा 166A है, इसमें क्या कहा गया है? अगर कोई भी लोक सेवक है, वो अगर आप महिला अपराध, ये महिला अपराध से संबंधित धाराएं, तो अगर आप जाते हैं और नहीं लिखता है, आपके एफआईआर नहीं लिखता है, तो उस पर लागू होती है 166A धारा। उसके अनुसार उसको 6 माह से लेकर 2 वर्ष की कठोर कारावास और 2 आपको जुर्माना भी उसको क्या हो सकता है। तो 166A धारा 166A किससे संबंधित है? एफआईआर से संबंधित। अगर एफआईआर कोई नहीं लिखता है तो उससे संबंधित है 166A दोस्तों। आगे चलते हैं 166B की ओर। धारा 166B स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नोट्स बनाना है, बाकी मैं आपको ऐप के माध्यम से संपूर्ण पीडीएफ दूंगा, संपूर्ण पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों इनकी। धारा 166B पीड़ित का इलाज नहीं करने के लिए दंड। अब पीड़ित है, उसका इलाज नहीं करते हैं तो क्या दंड है? देखिए, जो कोई अस्पताल का अधिकारी यदि वह सीआरपीसी की धारा 357C के प्रावधानों की अवज्ञा करता है तो वह 1 साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। धारा 166B के अंदर क्या है कि कोई भी पीड़ित है, अगर उसका कोई अस्पताल का अधिकारी है, डॉक्टर है, वो इलाज नहीं करता है, इलाज में आनाकानी करता है, अवज्ञा करता है, तो उसको 1 साल तक का कारावास, जुर्माना या दोनों दे जा सकते हैं। अब नोट लगाकर क्या लिखा गया देखिए, सीआरपीसी की धारा 357C में प्रावधान है कि कोई भी अस्पताल, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय संस्था, अन्य कोई व्यक्ति द्वारा संचालित हो, अगर आईपीसी की धारा 326A, 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB व 376E के अपराध के पीड़ित को तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएगा और घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देगा। तो मित्रों 166B जो धारा है आपकी आईपीसी की, ये क्या कहती है कि अगर कोई महिला है, वो जो धाराएं आपके सामने रखी है ना, इनके तहत मुकदमा दर्ज करा के या इसके तहत है वो, और वो आपके पास पीड़ित होकर आपके अस्पताल में पहुंची है, तो आप क्या करें, उसका तो तुरंत इलाज करें और पुलिस को क्या कर दे, सूचना दे दे। आगे चलते हैं धारा नंबर 228A में, पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। देखिए ये पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण क्या है? जो कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 376, 376A, ये धाराएं आपके सामने, सभी में बोलूंगा नहीं क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, के अपराध से पीड़ित व्यक्ति के नाम
या अन्य किसी जानकारी को मुद्रित या प्रकाशित कर उसकी पहचान का प्रकटीकरण करेगा वह 2 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से दंडित होगा। मतलब क्या कहा गया है कि जो आपको यहां पे धाराएं बताई गई है, इसके तहत कोई पीड़ित है तो उस पीड़ित की नाम हो या अन्य कोई जानकारी कोई व्यक्ति अगर उसको सार्वजनिक करेगा तो उस व्यक्ति को धारा 228 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा होगी। दोस्तों यह है धारा 228। आगे चलते हैं धारा 292 की ओर। धारा 292 है अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करने से। जो अश्लील पुस्तकें होती है उनसे संबंधित विक्रय करने से संबंधित है धारा आपकी 292। देखिए समझिए, जो कोई किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, आकृति या अन्य अश्लील वस्तु को बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, मतलब जो अश्लील कुछ भी हो अश्लील, अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को अपने कब्जे में रखता है, इनको बेचता है, इनको किराए पे देता है, तो यहां पे धारा देखिए आगे, किसी अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात या कारोबार, ऐसा कोई व्यापार जिसमें महिला या पुरुष के किसी शारीरिक अंग का प्रदर्शन हो, करेगा तो वह 2 वर्ष का कारावास व 2,000 रुपए के जुर्माने से दंडित होगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अश्लील वस्तु या कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो, रेखा चित्र हो, रंग चित्र हो, उसका कुछ भी कर रहा है, उसको बेच रहा है, निर्यात कर रहा है, आयात कर रहा है, उसका व्यापार कर रहा है, तो उसको 2 वर्ष की तो जेल हो सकती है और साथ में 2,000 रुपए का जुर्माना। अगर ये दूसरी बार करता है, यानी द्वितीय बार दोष सिद्धि, यानी दूसरी बार, एक बार करने पर ये कुछ हो गया और दूसरी बार इसी केस में ये वापस वही व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो 5 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित इसको किया जाएगा। दोस्तों इसके अंदर छूट किसमें, देखिए नोट, यह धारा किसी ऐसी पुस्तक, रेखा चित्र या सामग्री पर लागू नहीं होगी जिसका प्रकाशन लोकहित में हुआ है। बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनका लोकहित में प्रचार किया जाता है, अगर उनको कोई बेचता है तो उन पर यह धारा लागू नहीं होती है। जो सद्भाव पूर्वक धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है, कोई ऐसा रूपण जो प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल या मंदिर से प्राप्त या उत्कीर्ण हो, उन पुस्तकों पर यह धारा 292 लागू नहीं होगी। यह है धारा 292। तो आपको सीधा याद रखो कि धारा 292 है किससे संबंधित, अश्लील पुस्तकों के विक्रय से संबंधित है। चलते हैं धारा 293 की ओर। धारा 293 है अश्लील पुस्तक, धारा 293 है तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय। देखिए आराम से समझिए, जो कोई किसी तरुण व्यक्ति यानी जिसकी 20 वर्ष से कम आयु है को अश्लील वस्तु बेचेगा, भाड़े पर देगा या वितरित करेगा, प्रदर्शित करेगा, तो वह 3 वर्ष के कारावास व 2,000 रुपए के जुर्माने से दंडित होगा। कोई भी अश्लील वस्तु आपके पास है, आप अगर 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर वो देते हैं आप, तो आप पर धारा लगेगी 293 नंबर, और इसके तहत आपको 3 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपए का आप पर जुर्माना लगेगा। धारा है 294 अश्लील कार्य और गाने। देखिए अश्लील कार्य और गाने से संबंधित लगती है धारा 294। जो कोई लोक स्थान यानी सार्वजनिक स्थान में अश्लील कार्य करेगा, अश्लील गाने, शायरियां, शब्द, पवाड़े गाएगा, उच्चारित करेगा या दूसरे जिससे दूसरों को क्या हो, शोभ होता है, यानी जिससे दूसरों को ऐसा लगता है कि ये कुछ अश्लील बोल रहा है, तो वह 3 माह तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। मतलब आप अगर सार्वजनिक जगह पर कुछ अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 3 माह का कारावास हो सकता है, आपको जुर्माना होगा और साथ में ये दोनों भी आपको हो सकते हैं। तो धारा 294 किससे संबंधित है, अश्लील कार्य और गाने से संबंधित। आगे देखते हैं धारा 302। धारा 302 है हत्या के लिए दंड, हत्या से संबंधित होती है धारा 302। जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीविक कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है किसी की तो उसको मृत्युदंड भी मिल सकता है, आजीवन कारावास भी मिल सकता है और जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। धारा 302 किससे संबंधित है, हत्या से संबंधित है दोस्तों।
आगे देखिए धारा 304 बी दहेज मृत्यु। क्योंकि मित्रों यहां पर वो धाराएं मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आपके क्या है महिला अपराध से संबंधित है, बाकी धाराएं नहीं है तो वो अलग है, और यही धाराएं आपके एग्जाम से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट है, इनसे बार आपके नहीं आएगा एग्जाम में। धारा 304 बी है, ये बी साथ में याद रखना है। अब मित्रों दहेज मृत्यु यानी कि बहुत सारे केस आते हैं जिनके अंदर यह केस लिखाया जाता है कि उनको दहेज नहीं देने के कारण उन्होंने हमारी बेटी की क्या कर दी, हत्या कर दी, तो यह होती है दहेज मृत्यु। देखिए यदि किसी विवाहित स्त्री के विवाह के 7 वर्ष के अंदर दाह या शारीरिक क्षति द्वारा या असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और उसके अभिभावक को यह लगे कि मृत्यु से पहले उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए उसके साथ क्रूरता की थी, ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। जो चीज मैंने बताई थी ना, या तो पति उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करता हो या परिवार वाले, पति के परिवार वाले उसको प्रताड़ित करते हो कि दहेज में ये लेकर आओ, दहेज में ये लेकर आओ, और उसको क्या कर दें, मार दे, या वो खुद आत्महत्या कर ले, लेकिन वो किस वजह से, दहेज से परेशान होकर, तो इसको दहेज मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार के अपराध की सजा कम से कम 7 वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास हो सकती है। 7 वर्ष से लेकर आजीवन तक इसके अंदर जो अपराधी होता है उसको सजा होती है। तो 304 बी जो आपकी धारा है वो किससे संबंधित है, दहेज मृत्यु से। आगे चलते हैं धारा 306 की ओर, जो है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। समझिए ये क्या है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से आत्महत्या की जाती है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उस आत्महत्या करने के लिए उसको उकसाने या उसको परेशान करने से भी आत्महत्या करते हैं और उकसाने से भी आत्महत्या करते हैं, तो जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा उसको 10 वर्ष की सजा और साथ में उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो धारा 306 है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या के लिए उकसाने या आत्महत्या पर मजबूर करने के लिए। दोस्तों धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। तो हत्या करने के लिए धारा कौन सी लगती है, धारा 302। हत्या करने का प्रयत्न अगर किया जाए और हत्या नहीं की जाए तो वहां पर लगती है धारा 307। देखिए जो कोई किसी भी व्यक्ति पर जान लेने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का आपराधिक हमला करता है वह 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा। धारा 307 कहां पर लगती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर जान लेने के उद्देश्य से, उसको मारने के उद्देश्य से हमला करता है तो उस पर 10 साल का तो क्या लगेगा, आजीवन कारावास और जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। यह है धारा 307। आगे देखिए धारा 312। धारा 312 है गर्भपात कारित करना। क्या होता है, जो कोई गर्भवती का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा वह 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। मतलब है कोई गर्भवती स्त्री है, उसका गर्भपात कोई करता है, कोई भी डॉक्टर हो कोई भी हो, अगर गर्भपात करता है तो उस पर धारा कौन सी लगती है, धारा 312, जिसके तहत उसको 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माने या जुर्माना और कारावास दोनों सजा के रूप में दिए जा सकते हैं। जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात करवाती है वह भी इस धारा के अधीन दंडित होगी। अगर स्त्री खुद गर्भपात करवाने गई है तो उस पर भी ये क्या लगेगी, धारा, सेम धारा जो करने वाले पे लगेगी वो ही करवाने वाले पे लगेगी। दोस्तों आगे है धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना। स्त्री की सहमति नहीं है फिर भी क्या किया जा रहा है, गर्भपात किया जा रहा है। तो यहां पे जो कोई किसी स्त्री की सम्मति के बिना उसका गर्भपात कारित करेगा वह 10 वर्ष तक के कारावास या आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडित होगा। समझिए अगर स्त्री है वो सहमत नहीं है फिर भी उसका गर्भपात करवाया जा रहा है तो जो वहां पर दोषी है उसको 10 वर्ष तक का कारावास, आजीवन कारावास भी उसको दिया जा सकता है, साथ में जुर्माना और जुर्माना नहीं, ये दोनों भी उस पर लगाए जा सकते हैं। धारा 313 के तहत यह साबित किया जाना आवश्यक है कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कारित किया गया। स्त्री को यह वहां पर साबित करना रहता है कि उसके विरुद्ध हुआ है या नहीं।
अगर उसकी इच्छा है तो धारा लग जाएगी 312। अगर उसकी इच्छा नहीं थी और फिर भी वो सहमत नहीं थी, फिर भी उसका गर्भपात हुआ है, तो धारा लगेगी आपकी 313 दोस्तों। आगे चलते हैं, धारा 314, गर्भपात के दौरान स्त्री की मृत्यु। जब गर्भपात करवाया जा रहा और उस समय स्त्री की मृत्यु हो जाए तो देखिए, जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उस स्त्री की मृत्यु हो जाए, वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। मतलब स्त्री है, 300 धारा कहाँ लगेगी, स्त्री का गर्भपात कर रहे हैं और गर्भपात आपको पता है यहाँ पर गर्भपात करवाना हमारे कानूनी अपराध है। गर्भपात करवा रहा है और करवाते समय स्त्री की मृत्यु हो जाए तो वहां पर लगेगी धारा 314, जिसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लगेगा दोस्तों। बात करें धारा 315 की, किसी नवजात को जीवित जन्म लेने से रोकना या जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करना। कोई जो नवजात है उसको जन्म लेने से पहले क्या कर देना, कोख में मार देना, या जन्म लेने के बाद उसे मार देना, वहां पर लगती है धारा 315। देखिए, जो कोई किसी शिशु के जन्म से पहले ऐसा कार्य करेगा जिससे किसी शिशु का जीवित पैदा होना रोका जाए, यानी जीवित पैदा ना हो, मरा हुआ पैदा हो, या जन्म के पश्चात मृत्युकारिता की जाए, यानी जन्म के बाद उसको मार दिया जाए, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। तो ऐसा करने वाले को 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों उस पर दंड लगाए जा सकते हैं। यह है धारा 315। आगे देखिए धारा 316 दोस्तों। धारा 316 है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्युकारिता करना। कैसे मित्रों, जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थिति में करेगा यदि उससे उस गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वह आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है। सजीव अजात शिशु की मृत्युकारिता, इस कार्य से गर्भवती स्त्री को सती होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस कार्य से सजीव अजात शिशु की मृत्युकारिता हो जाती है। मतलब गर्भवती है, उसको क्या है, मानववध की श्रेणी में आ जाएगा। जो शिशु है उसकी मृत्यु कर रहा है, तो जो गर्भवती स्त्री है उसकी मृत्यु हो जाएगी और साथ में जो सजीव शिशु है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा करने वाले को 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों देने पड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं धारा 317 की। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को घर से निष्कासित करना। अगर बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम है तो उससे को अगर हम घर से निष्कासित करते हैं तो लगती है धारा 317। याद रखना, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर से मत निकालना। जो कोई किसी 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का माता पिता या माता होते हुए या देख रेख करने वाला होते हुए उसे किसी आरक्षित स्थान पर डाल देता है या छोड़ देता है या उसका पूर्णतः परित्याग कर देता है तो वह 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। किस किस से होगा? 12 वर्ष से कम उम्र का अगर बच्चा है, उसको उसका माता पिता या उसका देख रेख करने वाला उसको कहीं पर डाल देता है या उसको छोड़ देता है या उसको त्याग कर देता, परित्याग कर देता है, तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों के दोनों दंड उस पर लगाए जा सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए, आगे है धारा हमारी 318, मृत शरीर के गुप्त वेन द्वारा जन्म छिपाना। देखिए, जो कोई शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्य प्रकार से वेन करके ऐसे शिशु के जन्म के साथ से छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। मतलब किसी शिशु की जन्म के समय मृत्यु हो जाती है तो उसको गाड़ दिया जाता है या उसको किसी प्रकार से उसके जन्म का जो साक्ष्य है उसको क्या है, छिपाया जाता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति दोषी है उसको 2 वर्ष तक का कारावास, दंड 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों उस पर लागू किए जा सकते हैं। तो धारा 318 किससे संबंधित है? मृत शरीर के गुप्त वेन द्वारा जन्म छिपाना। यानी कि जो शिशु मरा है उसको
उसका जो शव है या उसकी जो बॉडी है उसको कहीं पे गाड़ कर या उसको कैसे भी करके उसके जन्म के बारे में जानकारी छिपाना। दोस्तों बात करें धारा 326A, तेजाब आदि फेंक कर गंभीर क्षति पहुंचाना। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 326A किस पर लगती है? तेजाब या जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो हमारी चमड़ी के संपर्क में आती है, चमड़ी को क्षति पहुंचाते हैं, ये फेंक कर अगर क्षति पहुंचाते हैं तो उन पर लगती है धारा 326। देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से या हिस्सों पर तेजाब आदि फेंककर उसे क्षति या उपहति पहुंचाता है या विरूपित करता है, विद्रूपित करता है, जलाता है या निषिक्त करता है, तो वह कम से कम 10 वर्ष तक से लेकर आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी पर तेजाब फेंकता है या कोई ज्वलनशील पदार्थ जिसे चमड़ी को नुकसान हो वो फेंकता है और उससे उसको निषिक्त करता है, उसको जलाता है, तो वह जो दोषी है उसको 10 वर्ष से लेकर आजीवन तक कारावास हो सकता है और जुर्माना भी उसको दिया जा सकता है। नोट देखिए, इस धारा में तेजाब के अंतर्गत कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी प्रकृति जलाने की हो, जो शारीरिक क्षति पहुंचाने में समर्थ हो, जिससे शरीर पर दाग, विद्रूपण या स्थायी या अस्थायी निषक्ता होती है, वह सम्मिलित है। यानी तेजाब का मतलब जिससे चमड़ी को कोई भी नुकसान हो उस पदार्थों को तेजाब के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नोट, यह जुर्माना राशि उचित व न्याय संगत होगी जिससे पीड़ित का इलाज हो सके। यह जुर्माना राशि पीड़ित को दी जाएगी। तो इसके अंदर जो दोषी है उस पर जुर्माना राशि और इसमें 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास होता है। तो जो जुर्माना राशि है वो उस हिसाब से लगाई जाती है जिससे जो पीड़ित है उसका इलाज हो सके, अच्छी तरह से इलाज हो सके। और ये जो जुर्माना राशि है ये जुर्माना राशि हमेशा पीड़ित को दी जाती है। तो धारा 326A संबंधित है तेजाब आदि फेंककर गंभीर क्षति पहुंचाने से। बात करते हैं आगे हम धारा 326B की, तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करना। अगर फेंक कर क्षति पहुंचाई है तो धारा लगेगी 326A। अगर फेंकने का प्रयास करेगा, तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करेगा तो वहां पर लगेगी 326B। देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब इस आशय से फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है कि वह उसे क्षति पहुंचाए, जलाए, विकलांग करे, विद्रूपित करे, तो वह 5 से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। समझे दोस्तों? अब नोट लगाकर क्या लिखा गया, यह इंपॉर्टेंट चीज है। सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों का तुरंत प्राथमिक सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। कानून में 7 साल की सजा का प्रावधान है जो प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। और यदि दोषी व्यक्ति पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों या अस्पताल का कर्मचारी है तो उसे जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। अब मित्रों, अगर कोई तेजाब पीड़ित है अस्पताल में आ जाता है या बलात्कार पीड़ित है वो अस्पताल में आ जाता है, तो अगर अस्पताल वाले या पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की वहां पर असावधानी बरते हैं या उसका उपचार करने में विफल होते हैं तो उनको 7 साल से लेकर जो प्राकृतिक जीवन यानी जब तक जीवन रहेगा तब तक की सजा सुनाई जा सकती है। और जुर्माना, जैसे पुलिस अधिकारी है, लोक सेवक है, सशस्त्र बल है या अस्पताल का कर्मचारी है तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह है धारा 326B। दोस्तों आगे बात करते हैं मित्रों धारा 354। धारा 354 है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अगर हमला करे तो देखिए क्या होता है। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग जिससे वह लज्जित हो जाए या उसकी गरिमा का उल्लंघन हो, किसका? स्त्री का, करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह 1 से 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। अगर कोई व्यक्ति है जो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का प्रयास करेगा तो उसको 1 साल से लेकर 5 साल तक का कारावास और जुर्माना उस पर दंड के रूप में लगाया जाएगा। तो धारा 354 किससे संबंधित है? स्त्री की लज्जा भंग करने से संबंधित। बात करते हैं हम धारा 354A की। 354 हमने देख ली, अब 354A किससे संबंधित है? मित्रों यहां पे आपको बता दूं मैं, धारा 354A
354B, 354C और 354D, ये जो धाराएं हैं, चार धाराएं, ये हमारे दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 है, उसके द्वारा जोड़ी गई थी 2013 के अंदर। समझे दोस्तों? तो देखिए धारा 354A, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। देखिए लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है यह धारा, और लैंगिक उत्पीड़न के लिए क्या दंड है उससे संबंधित है। पहले देखिए, निम्नलिखित कृत्य एवं आचरण लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? किसी स्त्री से शारीरिक संपर्क करना, ऐसा व्यवहार जिसमें अप्रिय व सुस्पष्ट यौन संबंधी प्रस्ताव शामिल हो। दूसरा है लैंगिक सहयोग के लिए मांग या निवेदन करना। तीसरा है किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना। और चौथा है लैंगिक संबंधी टिप्पणी करना। ये चार अगर कोई भी व्यक्ति करता है किसी स्त्री के साथ, तो वो 354A के तहत क्या होगा? दर्ज होगा। जो भी व्यक्ति 1, 2, 3 का अपराध करता है वह 3 वर्ष तक के कठोर कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और जो 4 नंबर करेगा ना, वह व्यक्ति, जो व्यक्ति खंड 4 का अपराध करता है वह 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं धारा 354B की ओर। धारा 354, स्त्री को निवृत्त करने का प्रयास करना। जो कोई किसी महिला को निवस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो वह 3 से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 354B किससे है? किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास करने से संबंधित है। बात करते हैं 354C, दृश्यतिकता करना। जो कोई किसी व्यक्ति को निजी कृत्य करते हुए देखता है या चित्र लेता है, ताक झांक करना, तो वह 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। अगर इसी प्रकार दोष सिद्ध होने के बाद दूसरी बार करता है तो 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। अब कुछ जानकारी नीचे दी गई है नोट लगाकर। जहां पर पीड़िता अपना चित्र या कोई कार्य के लिए सहमति देती है परंतु उसका प्रचार तीसरे व्यक्ति के समक्ष करने की सहमति नहीं देती है। अगर कोई पीड़िता है या कोई स्त्री है जो अपना चित्र है या कोई कार्य उसके लिए सहमति किसी एक व्यक्ति को देती है, लेकिन वह व्यक्ति किसी तीसरे के पास इसका प्रचार करता है, तो इस प्रकार के किसी चित्र या कृत्य को प्रसारित किया जाता है तो इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। वो भी अपराध किसके अंतर्गत आएगा? धारा 354C के तहत। तो 354B है स्त्री को निवस्त्र करने से संबंधित, और 354C है दृश्यतिकता यानी कि फोटो लेना, या उसका जो कोई स्त्री है अपना कार्य कर रही है तो उस निजी कार्य को देखना या ताक झांक करने से संबंधित। आगे चलते धारा 354D, पीछा करने से संबंधित है। जो कोई स्त्री से व्यक्तिगत व्यवहार के लिए लगातार संपर्क करता है, पीछा करता है, स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अरुचि प्रकट करने पर भी संपर्क करने की कोशिश करता है, इंटरनेट पर ईमेल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मॉनिटरिंग करता है, तो वह 3 वर्ष तक के कारावास जुर्माने से दंडित होगा। दूसरी बार अपराध करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लगेगा। मित्रों यहाँ पे देखिए ये जो धाराएं हैं 354A, 354B, 354C, 354D दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा शामिल की गई। ये धाराएं 3 फरवरी 2013 से लागू की गई है। तो 354A, 354B, 354C और 354D धाराएं हैं, ये 2013 से लागू की गई है। आगे चलते हैं धारा 366। धारा 366 है विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए अपहरण करना। विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए क्या करना? अपहरण करना। देखिए जो कोई किसी स्त्री का विवाह आदि, जो उसके साथ गैर कानूनी संभोग आदि क्रियाएं करने के उद्देश्य से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण या व्यभिचार करेगा, बहला फुसला कर ले जाएगा, तो वह 10 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा।
जहां स्त्री की सहमति हो वहां धारा 360 अपराध घटित नहीं होता है। अगर कोई स्त्री है, उस पर यह केस होता है कि उसका अपहरण हो गया है, तो या उसको गैरकानूनी संभोग के लिए कोई व्यक्ति उसका अपहरण कर लेता है, तो वहां पर उस व्यक्ति पर धारा लगेगी 366, विवाह के उद्देश्य से भी अपहरण कर सकता है, और 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उस पर दंडित होगा। अगर स्त्री कोर्ट में यह कह दे कि वो अपनी सहमति से उसके साथ गई है, उससे विवाह करना चाहती है, तो उसके साथ जो दोषी है उसके साथ धारा 366 वहां पर नहीं लगेगी। आगे बात करते हैं धारा 366A, नाबालिग लड़की का उपापन। देखिए, जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग स्त्री को अन्य व्यक्ति से संभोग आदि क्रियाएं करने के लिए विवश करने के आशय से किसी स्थान से ले जाएगा या उत्प्रेरित करेगा, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। समझिए मित्रों, क्या कहना चाहता है यहाँ पे है कि जिस लड़की की उम्र है 18 वर्ष से कम, उसको कहीं किसी अन्य व्यक्ति से संभोग के लिए कोई व्यक्ति अगर ले जाता है, उसको उत्प्रेरित करता है, उसको चढ़ाता है इस कार्य के लिए, तो उस व्यक्ति पर 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना उस पर लगेगा। यह है धारा 366A है। बात करते हैं धारा 366B। धारा 366B है विदेश से लड़की का आयात करना। विदेश से लड़की का आयात करना। देखिए, जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर से बहला फुसलाकर आयात, उसके साथ संभोग आदि क्रियाएं करने के आशय से करेगा, उसके लिए मजबूर किया जाएगा, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। तो धारा 366B किससे संबंधित है? विदेश से लड़की आयात करना, और लड़की है उसकी उम्र कितनी होनी? 21 वर्ष से कम होनी। बात करते हैं धारा 370 की, व्यक्ति का दुर्व्यापार करना। कैसे दोस्तों? देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति का धमकियों का प्रयोग करते हुए, बल प्रयोग करते हुए, अपहरण करके, कपट या धोखे से, शक्ति का दुरुपयोग करके, उत्प्रेरण द्वारा उस व्यक्ति का शोषण, जैसे वेश्यावृत्ति, लैंगिक शोषण, बलपूर्वक मजदूरी अथवा बलपूर्वक अंगों का निकाला जाना करने के प्रयोजन से भर्ती करता है, परिवहनित करता है, सश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या गृहीत करता है, तो वह व्यक्ति के दुर्व्यापार का अपराध करता है। ऐसे में 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उस पर लगेगा। व्यापार हो गया ना मित्रों ये तो। अगर किसी व्यक्ति को हम मजदूरी करवाते हैं, बलपूर्वक मजदूरी, या वेश्यावृत्ति करवाते हैं, या लैंगिक शोषण करते हैं, या उसके अंगों है उनको निकालते हैं बलपूर्वक, तो ऐसा कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस पर धारा 370 लगेगी, जिसके तहत उसको 7 साल से 10 साल की तो जेल और जुर्माना भी साथ में लगाया जाएगा। यह है धारा 370। बात करते हैं धारा 370A की। धारा 370 दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण करना। जो कोई जानते हुए भी दुर्व्यापार द्वारा लाए गए व्यक्ति का लैंगिक शोषण करता है, तो वह 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। अगर कोई व्यक्ति उसको पता है कि यह जो भी है इस व्यक्ति को किसके लिए, दुर्व्यापार के लिए लाया गया है, फिर भी उसका लैंगिक शोषण करता है, तो उस व्यक्ति को 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दंड के रूप में मिल सकता है। अगर कोई दुर्व्यापार द्वारा लाए गए बालक का लैंगिक शोषण करता है, तो 5 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उस पर लग सकता है दोस्तों। तो धारा 370A है वो किससे संबंधित है? दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण करना। दुर्व्यापार किए गए जो व्यक्ति है उसका शोषण करता है, उससे संबंधित है। बात करते हैं धारा 372, वेश्यावृत्ति आदि के लिए नाबालिग को बेचना। देखिए, जो कोई किसी 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग आदि करने के आशय से बेचेगा या भाड़े पर देगा, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या होगा? दंडित होगा। तो 372 और 370A ये बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं, याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं धारा नंबर 373 की ओर। धारा 373 वेश्यावृत्ति आदि के लिए नाबालिग को खरीदना। धारा 372 हमने देख ली, जो लगती है 18 वर्ष से कम है। यहाँ पे है नाबालिग को खरीदता है अगर कोई, तो उस पर 373, जो
कोई किसी 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग आदि के लिए खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या उसका कब्जा प्राप्त करेगा तो उस पर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लगेगा। 372 तो जो ये कार्य किसी को बेचता है या उसको भाड़े पे देता है उस पर लगती है, और 373 लगती है जो उसको खरीदता है या भाड़े पर लेता है उस पर। दोस्तों बात करते हैं धारा नंबर 375 की, बलात्संग की परिभाषा। क्या है बलात्संग? यदि कोई पुरुष, देखिए, उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, उस स्त्री की सम्मति के विरुद्ध किसी हितबद्ध की मृत्यु या सती का भेद दिखाकर उसकी सम्मति प्राप्त कर, ऐसे पुरुष द्वारा जो जानता है कि उसका पति नहीं है पर स्त्री ने उसे विधि पूर्वक विवाहित होने का विश्वास कर सहमति दी है, ऐसी स्त्री की सम्मति से जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या नशे में है, 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की सम्मति से, जब स्त्री सम्मति जताने में असमर्थ हो। कोई पुरुष इनके विरुद्ध ये 7 प्रकार के मैंने बताए हैं, उपरोक्त 7 प्रकार में से किसी परिस्थिति के अंतर्गत यदि कोई पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से शारीरिक संभोग या किसी प्रकार के से मैथुन संबंधी कार्य करना बलात्कार या बलात्संग कहलाता है। दोस्तों ये 7 है, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में इनको लिख लेना, जिससे आपको बहुत आसानी याद करने में होगी। दोस्तों यहां पर दोस्तों कुछ अपवाद दिया गया, वो देख लीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की पत्नी से जो 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है के साथ लैंगिक संभोग बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है उसकी पत्नी 15 वर्ष से अधिक हो गई है तो उसके साथ लैंगिक संबंध बलात्कार के अंतर्गत नहीं आएंगे। नोट देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 अक्टूबर 2017 को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ उसकी मर्जी हो या ना हो शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, चाहे वह उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, जो 18 वर्ष से कम है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, उसे क्या माना जाएगा? बलात्कार माना जाएगा। आगे चलते हैं धारा 376 की ओर। बात करते हैं धारा 376 की। जो कोई किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है वह 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बलात्कार के केस में लगेगी धारा 376 दोस्तों, और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास उसको मिलेगी। दूसरा इसके अंतर्गत है वो है 376 में, यदि बलात्कार का अपराध जो कोई कौन से पुलिस अधिकारी होते हुए पुलिस थाने की सीमाओं या थाने के परिसर में हो, पुलिस थाने के अंदर ऐसा काम होता है, लोक सेवक होते हुए अपनी अभिरक्षा में हो, लोक सेवक की अभिरक्षा में हो, सशस्त्र सेना का सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में हो, जेल प्रतिक्षेपण गृह आदि संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए हो, चिकित्सालय प्रबंधक होते हुए हो, स्त्री का नातेदार संरक्षक या शिक्षक होते हुए हो, सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान हो, किसी गर्भवती महिला के साथ हो, ऐसी स्त्री से जो सम्मति देने में असमर्थ हो उसके साथ हो, आर्थिक या सामाजिक प्रभुत्व के अधीन होने की स्थिति में हो, मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त स्त्री से हो, बलात्संग करते हुए गौर शारीरिक क्षति पहुंचाए, उस स्त्री से लगातार बलात्संग करे तो उससे वह 10 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर शेष नैसर्गिक जीवन काल तक के आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित होगा। तो जो मैंने इसमें बताया ना मित्रों, ये आपको पीडीएफ के थ्रू एक एक चीज़ मैं दे दूंगा, एक बार इनको समझने का प्रयास करें। ऐसा किसी स्त्री के साथ कोई भी, जैसे पुलिस वाला है, जेल या प्रतिजेल है, या स्त्री का नातेदार या संरक्षक है, या आपके सशस्त्र सेना का कोई सदस्य उस सीमा में ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास, और कारावास उसके जीवन भर भी चल सकता है, आजीवन भी हो सकता है, और जुर्माना भी उस पर लगेगा। बात करते हैं धारा 376 के अंतर्गत तीसरे की, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार करेगा तो वह 20 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर शेष नैसर्गिक जीवन काल तक के आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित होगा। नोट, इस धारा के अधीन लगाया गया जुर्माना उचित व न्याय संगत होगा जो पीड़िता के चिकित्सा व्यय
और पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। जो भी जुर्माना इसके तहत लगाया जाएगा ना, वो पीड़िता को ही दिया जाएगा। उसके चिकित्सा में जो खर्च होंगे, पुनर्वास के लिए जो होंगे, वो कुछ इसके अंतर्गत लगेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं धारा 376A, पीड़िता की मृत्यु कारित करने या अचेतन अवस्था में पहुंचाने के दंड। पीड़िता को मृत्यु मारने या उसको अचेतन यानी बेहोश करने के लिए जो धारा लगेगी वो लगेगी धारा 376A। देखिए, जो कोई किसी स्त्री के साथ 376 का अपराध, जो हमने ऊपर पढ़े अभी भी, वो अपराध करता है और ऐसा अपराध करने के दौरान इस तरह की उपहति चोट पहुंचाता है जिसे स्त्री की मृत्यु हो जाती है या उस स्त्री हमेशा के लिए अचेतन अवस्था यानी कोमा में चली जाए, तो 20 वर्ष का कठोर कारावास, 20 वर्ष से बढ़ाकर जीवन काल तक का या आजीवन कारावास भी उसको दिया जा सकता है, मृत्युदंड भी उसको दिया जा सकता है और जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। तो समझे दोस्तों, 376A जो पीड़िता है 376 के तहत उसके साथ धारा 376 का अपराध उसके साथ हुआ, उसके फिर मृत्यु कर दे या अचेतन अवस्था में उसको कोमा में पहुंचा दे, तो उसके साथ लगता है 376A। 376AB लगता है 12 वर्ष से कम आयु की महिला से के साथ अगर बलात्कार करता है तो वहां पर लगता है 376AB। दोस्तों यदि किसी 12 वर्ष की कम आयु की नाबालिग स्त्री के साथ 376 का अपराध किया जाए तो वह इस प्रकार के अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर शेष नैसर्गिक जीवन काल तक के आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माने से दंडित होगा। यह है 376AB जो हमने शुरू पहला ही हमारी धारा आई थी उसके अंदर ये पढ़ी थी 376A, 376AB, 376B। समझे दोस्तों। आगे देखिए धारा 376B, पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी से मैथुन। पृथक यानी पति पत्नी अलग रह रहे हैं और जो पति है वो पत्नी के साथ अगर मैथुन करता है तो वहां पर धारा लगती है 376B। जो कोई स्वयं की पत्नी के साथ जो पृथक रहने के लिए डिक्री आदेश से या किसी रीति रिवाज से अलग रह रही है के साथ सम्मति के बिना मैथुन करता है तो 2 वर्ष से 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना उस पर दंड के रूप में लगाया जा सकता है। यह है धारा 376B। बात करें धारा 376C की, प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा संभोग। देखिए, जो कोई किसी पद की हैसियत पर रहते हुए, लोक सेवक होते हुए, किसी संस्थान का अधीक्षक प्रबंधक होते हुए, स्त्री या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए, अस्पताल का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग करते अपनी अभिरक्षा की किसी स्त्री से संभोग करता है, बलात्कार के सम्मान ही अपराध है तो वह 5 वर्ष से 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से क्या होगा, दंडित होगा। यह है धारा 376C। दोस्तों बात करते हैं धारा 376D की। धारा 376D लगती है सामूहिक बलात्कार में। किसी स्त्री के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह का गठन कर या समान आशय का अग्रसर करने में कार्य करते हुए सामूहिक बलात्कार किया जाए तो 20 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर शेष नैसर्गिक जीवन काल तक के आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो यानी सामूहिक बलात्कार के रूप में 20 वर्ष का कारावास और 20 वर्ष से बढ़ाकर इसको आजीवन भी कर दिया जा सकता है और जुर्माना भी इसमें लगाया जाता है। बात की जाए धारा 376DA की, तो 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ अगर सामूहिक बलात्कार हो तो किसी 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा बलात्कार का अपराध किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति शेष नैसर्गिक जीवन काल के लिए यानी आजीवन कारावास, 16 वर्ष से कम की आयु के साथ अगर बलात्कार किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन तो कारावास रहेगा और जुर्माना भी उन पर लगाया जाएगा। बात करते हैं हम यहां पर मित्रों धारा 376DB की, 12 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार। अगर किसी 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा बलात्कार अपराध किया जाता है उनमें प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास, उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल या मृत्युदंड या जुर्माने से उसको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। यह है DB। बात करते हैं मित्रों यहां पर हम धारा
376 ई पुनः अपराध करने वालों के लिए दंड। जो 376 हमने पढ़े उनके तहत दोबारा कोई अगर अपराध करता है तो उनके लिए क्या प्रावधान है। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले से बलात्कार, यानी धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 ए बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 डी ए और 376 डी बी के अपराध में दोष सिद्ध हो चुका है, उसके द्वारा उक्त धाराओं में से किसी भी धारा के अंतर्गत पुनः बलात्कार अपराध किया जाता है तो वह इस अपराध के लिए जीवन पर्यंत आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित होगा। दोस्तों ध्यान रहे, बलात्कार पीड़िता यदि अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है तो वह अपना बयान यानी जो कथन है दुभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करा सकती है। ऐसा कथन या बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी। यह है धारा 164(5) के अंतर्गत। दोस्तों 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश 2017 में, और दूसरा राज्य है राजस्थान। 2017 के अंदर मध्य प्रदेश ने अगर 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ कोई बलात्कार करता है तो उसको क्या दी जाएगी, फांसी। यह मध्य प्रदेश ने प्रावधान किया था और फिर राजस्थान ने भी यह प्रावधान कर दिया। बात आगे देखिए मित्रों, नोट लगाकर 9 मार्च 2018 को राजस्थान विधानसभा ने 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान वाला विधेयक पारित किया था। कब किया था राजस्थान ने, यह इंपॉर्टेंट बनता है, 9 मार्च 2018 को। दोस्तों बात करते हैं धारा 377 की। धारा आ रही है हमारे 377, प्रकृति विरुद्ध अपराध। जो कोई किसी भी प्राणी जैसे पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध संभोग आदि करेगा तो उसको 10 साल के कारावास से आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित होगा। जो प्रकृति के नियम है या प्रकृति की व्यवस्था है उसके विरुद्ध स्त्री, पुरुष या जीव जंतु के साथ कोई भी व्यक्ति करता है कुछ तो उसको 10 साल से लेकर आजीवन का कारावास और जुर्माना भी लग सकता है, और यह आएगा धारा 377 में। बात करें धारा 405 आपराधिक न्यास भंग। जो कोई किसी संपत्ति या संपत्ति पर अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित कर लेता है या किसी वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का वहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग करता है। यानी कि कोई संपत्ति है, उस संपत्ति से उसको अलग कर दिया गया है, फिर वो उसको बेईमानी से अगर अपने अंदर कर लेता है तो वो आएगा धारा 405 में, आपराधिक न्यास भंग के तहत। दोस्तों आगे देखिए धारा 406 आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड। कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा तो उसको 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि किसी स्त्री द्वारा अपना स्त्रीधन अपने पति, सास, ससुर से वापस मांगा जाता है और देने से मना कर दिया जाए तो आपराधिक न्यास भंग का अपराध माना जाएगा। अगर स्त्री का धन है जो पति या सास या ससुर से मांगती है और मना कर दे तो उसको न्यास भंग का मामला ही माना जाएगा। धारा 493 है विधिपूर्ण विवाह का विश्वास दिलाकर सहवास। जो कोई पुरुष जिसका किसी स्त्री के साथ विधिपूर्ण विवाह न हुआ हो उसको ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि उसका विवाह विधिपूर्ण हुआ है, ऐसा विश्वास दिलाकर सहवास या मैथुनकारिता करेगा, वह 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित होगा। 493 नंबर धारा है, यह विधिपूर्ण विवाह का विश्वास दिलाकर सहवास या मैथुन करने से संबंधित है। बात करते हैं धारा नंबर 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। पति और पत्नी अगर वो जीवित है और फिर भी पुनर्विवाह करे तो लगती है धारा 494। जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते दोबारा विधिपूर्ण विवाह करेगा वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या होगा, दंडित होगा। दोस्तों बात करें धारा 495 की, पश्चातवर्ती विवाह वाले व्यक्ति से पूर्व के विवाह को छिपाकर विवाह करना।
पश्चातवर्ती विवाह वाले व्यक्ति से, यानी विवाह कर रहा है उससे पूर्व का विवाह उसने छुपाया है, तो उस पर लगेगी धारा 495। जो कोई धारा 494 आईपीसी का अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छुपाकर करेगा जिसे वो पश्चातवर्ती विवाह किया जा रहा है, तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। वो यह है आईपीसी की धारा 495। बात करते हैं धारा नंबर 496 की, कपट पूर्वक विवाह करना। कपट पूर्वक अगर कोई विवाह कर रहा है तो वहां पर लगेगी धारा 496। जो कोई बेईमानी या कपट पूर्वक आशय से किसी व्यक्ति के साथ विवाह संपन्न करेगा जबकि वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, तो वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या होगा, दंडित होगा। बात करें धारा 497 जो है जार क्रम से संबंधित, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी स्त्री के साथ संभोग करना इस धारा के तहत अपराध है जबकि उसे यह पता है कि उसका स्त्री का पति जीवित है। अगर किसी स्त्री का पति जीवित है और उसके साथ कोई दूसरा स्त्री के साथ संभोग करता है तो वहां पर लगती है धारा 497 और इसको कहते हैं जार क्रम। इस प्रकार के अपराध में 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। जार कर्म के अपराध में पत्नी को दोषी नहीं माना जाता है। बात करते हैं धारा 498 की, विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से बहला फुसला कर ले जाना। विवाहित स्त्री है, उसको अगर आप है जो आपराधिक आशय से बहला फुसला कर ले जाते हैं तो धारा 498 लगती है। दोस्तों, जो कोई किसी अन्य पुरुष की पत्नी को विवाह, संभोग आदि के उद्देश्य से बहला फुसला कर ले जाएगा, अपहरण करेगा, निरुद्ध करेगा, वह 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। किसी स्त्री द्वारा अपने पति का घर छोड़कर अभियुक्त के आश्रय में रहना और अभियुक्त द्वारा उससे विवाह कर लेना धारा 498 के अंतर्गत ही दंडनीय अपराध है। दोस्तों, बात करें धारा 498 ए की, पति या पति के नातेदार द्वारा उत्पीड़न, यानी या तो पति या पति का कोई संबंधी है वो उत्पीड़न करे तो, जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए स्त्री को दहेज की मांग पूरी करने के लिए या शारीरिक उत्पीड़न या मानसिक उत्पीड़न करेगा तो उसको 3 वर्ष की सजा और जुर्माने से उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। बात करते हैं धारा 509 की, शब्द, अंग विक्षेप या कार्य से किसी महिला की लज्जा का अनादर करने पर लगती है धारा 509। जो कोई किसी भी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा जिसे ऐसी किसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण हो तो वह 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। यह है धारा 509 और यह है हमारी आईपीसी की धाराएं जिसके तहत महिला अपराध के समय क्या क्या जुर्माना, क्या क्या जो है कारावास की सजा है। दोस्तों, यह हमने देखी आईपीसी 1860। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धाराएं। अब बात करते हैं मित्रों आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के बारे में। देखिए मित्रों, दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया प्रकरण के बाद देश में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित किया गया, जिसमें बलात्कार की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया तथा इसके अधीन दंड के प्रावधानों को क्या किया गया, कठोर किया गया। इस अधिनियम में जस्टिस जीएस वर्मा समिति के सुझावों को शामिल किया गया। तो आपराधिक कानून अधिनियम 2013 उसमें किस समिति के सुझावों को शामिल किया गया है, जस्टिस जीएस वर्मा समिति के। इस समिति का गठन देश के आपराधिक कानूनों में सुधार तथा समीक्षा के लिए किया गया था। इस अधिनियम में यौन हिंसा के मामलों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई तथा पीड़िता की मृत्यु या मृतप्राय अवस्था होने पर मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया। यानी कि जो यौन हिंसा के मामले में जो कारावास की अवधि थी उसको बढ़ा दिया गया और अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या कोमा में चली जाती है तो ऐसी स्थिति में जो दोषी है उसको मृत्युदंड का प्रावधान इसके तहत किया गया। आगे देखिए मित्रों, इस अधिनियम में आईपीसी में जो धाराएं अभी हमने पढ़ी है ना, उनमें 166 ए, 166 बी,
326 ए, 326 बी, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी आदि धाराएं जोड़ी गई जो हमने देख ली। इस अधिनियम द्वारा आईपीसी की धारा 100, 228 ए, 354, धारा 370, 370 ए, 375, 376, 509 में संशोधन किया गया। जो नई धाराएं भी जोड़ी गई और कुछ धाराओं में संशोधन भी किया गया। यह संशोधन अधिनियम 3 फरवरी 2013 से संपूर्ण देश में क्या हो गया, प्रभावी हो गया। यह है दोस्तों हमारा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। बात करते हैं आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 की। जनवरी 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ अपहरण, सामूहिक बलात्कार तथा हत्या के मामले के बाद इस अधिनियम को पारित किया गया। इसमें पहली बार यह प्रावधान किया गया कि 12 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष तक का कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान होगा। यह पहली बार हमारे कानून में आया दोस्तों। आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा के प्रावधान को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया। यानी कि 376 की धारा के तहत जो न्यूनतम सजा थी वो थी 7 वर्ष, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 वर्ष। इस अधिनियम में आईपीसी में धारा 376 ए बी, 376 डी ए, 376 डी बी आदि धाराएं जोड़ी गई जो हमने पढ़ी थी ना, वही धारा। इसके अलावा धारा 166 ए, 228 ए, 376 और 376 ई में भी संशोधन किया गया। यह संशोधन अधिनियम 21 अप्रैल 2018 को प्रभावी हो गया। 21 अप्रैल 2018 से आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 संपूर्ण देश में प्रभावी हो गया। यह थी दोस्तों आज हमारी पहली क्लास। लंबी क्लास क्योंकि मैटर बहुत लंबा है, इसलिए लंबी क्लास लेकर आया दोस्तों। कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता देना। पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों आपको ऐप के माध्यम से, तो अगर लिख नहीं रहे तो कोई टेंशन नहीं है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। एक बार सभी मित्र है जो लाइक शेयर उनके पास करें जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से शेयर कर दे। नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।